शादी को आने वाली बहुत सी जिंदगियों के लिए एक अवधि मिलाप समझा जाता है। हिंदुस्तान में शादियों को नागरिकों के पर्सनल लॉ के मुताबिक उन्हें मुनज़्ज़म किया जाता है। इंटर रिलीजियस शादियों के लिए हमारे पास बेतरतीब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 है। बदलते समाजी ढांचे के पेश नज़र ऐसे बहुत से केसेस मंजर आम पर आए हैं जहां लड़का लड़की आपसी रजामंदी से एक साथ तो रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद एक साथ रहने और जिंदगी बसर करने वाले सारे कस्म वादे किस्सा पारी न बन जाते हैं और दोनों आपस में दूरियां बना लेते हैं। लड़की को शादी का लालच देकर उसको यूज करने के बाद अगर कोई शख्स उसे छोड़ता है तो हमारी अदालतें ऐसे केसेस को रेप की कैटेगरी में नहीं रखती, बल्कि इसे कंसेंसुअल रिलेशनशिप के तौर पर देखा जाता है, जिसकी सुनवाई आईपीसी के सेक्शन 90 के तहत की जाती है। अलबत्ता अगर लड़की को शादी का झांसा देकर इसके साथ जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई गई तो फिर अदालतें ऐसे मामलात को रेप की धारा 375 और 376 के तहत देखती हैं, जिसमें कसूरवार साबित होने पर सख्त सजा का प्रावधान है। प्रॉमिस टू मैरिज एक्ट क्या है और इसके तहत किन किन पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है, इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आईन, और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद नौमान। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उस वादे की जिसके तहत दो लोग एक मजबूत रिश्ते में बनते हैं और ख्वाब बुनते हैं खुशगवार और हसीन जिंदगी का। लेकिन अगर कहीं वो वादा वफा नहीं हुआ या फिर कहीं धोखा हो जाए तो ऐसे हालात में क्या होगा? जी हाँ, प्रॉमिस टू मैरिज। आज इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील मोहतरमा अवंतिका तिवारी साहिबा और हमारे साथ हैं दूसरे खास मेहमान रोहित वट साहब। इन दोनों के अलावा आज हमारे साथ स्टूडेंट की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है जिनके पास बहुत सारे सवाल हैं। आज उन सवालात को भी हम आज के इस पेशकश में शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। पहला सवाल मेरा रोहित जी आपसे है कि जब हम बात करते हैं प्रॉमिस टू मैरिज की, इस वादे की बात करते हैं, तो आखिर इसकी चर्चा हमारे देश में कब से शुरू हुई? कब यह सोचा गया कि नहीं अब इस पर भी कानून की ज़रूरत है, या इस पर अदालतों के फैसले जो अहम आए हैं वो कब से आगाज़ हुआ है? देखिए, जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, पहले क्या होता था, कोई भी लड़का या लड़की एक साथ रहते थे तो शादी करके ही रहते थे। अब जिस तरीके से कल्चरल चेंजेस हुए हैं, लोगों की लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो बाहर जाके काम करते हैं, एक कंसेप्ट आ गया है लिव इन रिलेशनशिप का, जहाँ पे लड़का लड़की बिना शादी के एक साथ रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब उनको एक साथ रहना पड़ता है, वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तो उस समय एक इशू उठता है कि क्या जब वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उनका जो लीगल स्टेटस है वो क्या रहेगा। मान लीजिए अब वो एक रिलेशनशिप में है, फिजिकल रिलेशनशिप में भी हैं, तो जब वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं या बाय चांस वो फिजिकल रिलेशनशिप या जो वो रिलेशनशिप है उनका वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में कानूनी व्यवस्था क्या है? तो हमारे संविधान में हमारे पार्लियामेंट ने कानून बनाए थे जिसमें सेक्शन 375 में रेप को डिफाइन किया गया है। रेप की डेफिनेशन कहां आती है? जहां पे भी जो सेक्स एक्टिविटी वो कंसेंशुअल नहीं है तो आप उसे रेप की डेफिनेशन में डाल देते हैं, जहां जोर जबरदस्ती के साथ किया जाए, जहां पे कंसेंट नहीं है। लेकिन कहीं पे भी प्रॉमिस टू मैरिज का उन्होंने कभी भी व्याख्यान नहीं किया था। उस वक्त उसकी जरूरत महसूस नहीं की गई थी। लेकिन जिस समय में बदलाव आया तो संविधान ने इसमें कोई प्रारूप नहीं बनाया, कोई चीज नहीं दी, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा प्रॉमिस टू मैरिज को आपने रेप की डेफिनेशन में डाला है। प्रॉमिस टू मैरिज क्या, ब्रीच टू प्रॉमिस टू मैरिज को आपने सेक्सुअल रेप की डेफिनेशन में डाला है। इसमें सबसे मेन मुद्दा जो होता है, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की है, वह यह की गई है कि जब भी आप इस कंटेक्स्ट में केस लॉ को देखते हैं तो आपको यह देखना पड़ेगा 375 यानी रेप की डेफिनेशन के साथ साथ हमें सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी देखना पड़ेगा। आईपीसी सेक्शन 90 कहता है कंसेंट, कंसेंट कब फ्री होगी, कंसेंट कब जायज मानी जाएगी।
तो सेक्शन 90 में बताया गया कि कंसेंट कब फ्री नहीं होगी, जब उसमें कोई कोerशन होगी, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस होगी, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होगी या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स होंगे। जब ये चार चीजें होती हैं किसी भी कंसेंट को लेने के लिए, इन चार चीजों का यूज किया जाता है, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि वह कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, तो आप और उस कंसेंट के द्वारा किसी व्यक्ति ने एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है, तो वह आप उस डेफिनेशन में डाल सकते हैं रेप की में। तो यह बहुत जरूरी है जब भी हम प्रॉमिस टू मैरिज को लेके चलते हैं कि वेदर वह जो प्रॉमिस थी वो एब इनिशियो स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो सिर्फ इस मकसद के लिए दी गई थी कि उसको सेक्सुअल फेवर मिल सके, या फिर वो प्रॉमिस उस समय बिल्कुल सही की गई थी लेकिन आगे जाते हुए स्थिति इस प्रकार की हो गई कि वह प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो सकती, यानी सिचुएशन बदल गई, हालात बदल गए। हाँ जी। तो मैडम कहाँ ये आ जाता है, अगर हम कंसेंट की बात करते हैं, म्यूचुअल कंसेंट के साथ जब ये मामला हो रहा है, लिव इन में वो रह रहे हैं, तो ये रेप वाला जो ये कहानी है या ये पूरा केस आता है सामने, ये कहाँ से आ जाता है? तो ये जो प्रॉमिस टू मैरी रेप का जो स्टार्ट था वो था दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार से। 2004 का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ले डाउन किया प्रॉमिस टू मैरी रेप केस का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इन्होंने बताया कि दो तरीके का बात की, एक फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी रेप केस और एक ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। अगर ये है कि पहले से ही जो लड़का था वो शुरू से ही उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो ये प्रॉमिस आगे बढ़ाए, वो शादी करे, अगर शुरू से ये इंटेंशन नहीं थी तो वो माना जाता है कि ये रेप है। और अगर ये और वो क्रिमिनल लॉ में आता है, मगर अगर ऐसी सिचुएशंस चेंज हुई जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है शादी, तो वो ब्रीच में आता है। जिस तरह आपने बताया कि ये एक तो फॉल्स प्रॉमिस हो गया और एक ब्रीच हो गया, कहाँ गड़बड़ आ रही है इसके अंदर, या हमारे समझने में, जैसे जो भी हमारे व्यूवर्स हैं इस वक्त देख रहे हैं, वो किस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि शुरू से ही एक वादा जो है वो झूठा चल रहा है और आगे चल करके अगर कुछ उसमें होता है तो कहीं धोखा। मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन कर दें, इसको और वाजह कर दें। तो जैसे ये हुआ कि शुरू में जब लड़के ने प्रॉमिस किया मैरिज का, तो वो चाहता था शादी करना, उसने सारी कोशिशें की शादी करने की, मगर माँ बाप फैमिलियल प्रेशर जो है, जो सोसाइटल प्रेशर है, वो इतना ज़्यादा था कि वो लड़का उसको वो चाहते हुए भी, चाहने के बावजूद वो नहीं कर पाया शादी किसी इन सारी सिचुएशंस की वजह से। तो ये आता है ब्रीच में। ब्रीच का मतलब कि ये हो गया सिविल लॉ में आ जाता है, तो ये रेप नहीं है, ये सिविल लॉ में आ गया। तो ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करी सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप सिंह के केस में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ये क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या है इसमें एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लड़की क्या चाहती थी। क्या लड़की हमेशा से सेक्सुअल रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहती थी? और अगर ये चाहती थी तो ये लड़की के बयान के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, और सिर्फ बयान के ऊपर ही नहीं, उसकी सिचुएशन के ऊपर भी निर्भर करता है कि तो कोर्ट ये भी देखती है कि क्या शुरू से लड़की को ये पता था कि उसकी शादी नहीं हो पाएगी। कई बार जैसे कुछ केसेस में ऐसे सामने आता है कि वो पहले से ही शादीशुदा था और फिर एस्टैब्लिश हुआ सेक्सुअल रिलेशन। तो इसके इनके एक ये केस भी था, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, मगर ये केस भी था और इसमें कोर्ट ने बोला कि ये फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी रेप में नहीं आएगा। एक लड़की कैसे अंदाजा कर सकती है शुरू में जब उसके साथ एक शादी का एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि वो कैसे अंदाजा कर सकती है कि शादी नहीं होगी? हाँ, तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही, जिस वक्त वादा हो रहा है उस वक्त तो दोनों को लग रहा है कि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये हो जाएगा। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि हो सकता है, तभी वो एक दूसरे के साथ राजी हो रहे हैं। हाँ, जैसे दिलीप सिंह का केस था, तो इसमें ये हुआ कि लड़की जो थी उसने एक बार बात में बोला कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी। उसने लड़के की भाभी को भी ये चीज बोली कि हो सकता है हमारी शादी ना हो पाए। तो कोर्ट ने ये देखा कि लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि लगता था उसको कि ये वादा पूरा नहीं हो पाएगा, और इसलिए कोर्ट ने उसको ब्रीच में डाला और फॉल्स में नहीं।
तो ये डिस्टिंक्शन क्रिएट किया ये डिस्टिंक्शन ये होता है। उसके अलावा कुछ क्या केसेस की अगर मैं बात करूं रोहित जी, तो क्या इस तरह के केसेस में अब कोर्ट के अंदर ये इस तरह के केसेस आने बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले? क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप बहुत सारे केसेस इस तरह के देखिए, जिस तरीके से अब ट्रेंड बढ़ रहा है और सोसाइटी में इस तरीके के नॉर्म्स आ गए हैं, इस तरीके से लोग रह रहे हैं, जहां पे आप देखते जा रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ लोग जा रहे हैं, जिसमें एक मैरिज का इंस्टीट्यूशन इस समय बिल्कुल ऑब्सलीट होता जा रहा है और लोग पहले एक साथ रहना पसंद करते हैं कि क्या हम एक दूसरे को निभा सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरह से वॉलंटरीली दोनों एक तरह से कंसेंट दे रहे हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए। तो कोर्ट भी अब यह समझता है कि अगर आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कुछ समय से लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं और आपके बीच में सेक्सुअल एक्टिविटीज भी रही हैं, लेकिन आखिर में वो बात आगे नहीं बन पा रही है, तो आप उसको रेप की डेफिनेशन में डाल सकते हैं, क्योंकि रेप एक बहुत ही संगीन अपराध की कैटेगरी में माना जाता है हमारे देश में। रेप वहां माना जाएगा जहां पे आपकी कंसेंट थी ही नहीं, यानी कोर्ट का ये कहना है कि हम रेपिस्ट के बराबर में उस व्यक्ति को नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि रेप अगर स्टार्टिंग से मिसरिप्रेजेंट, जहां पे एक व्यक्ति की मनोस्थिति यह थी कि उसको स्टार्टिंग से पता था कि उसने शादी नहीं करनी है, या उसने शुरू से ये मिसरिप्रेजेंट किया कि वो अनमैरिड है जबकि वो मैरिड व्यक्ति था, यानी छल है, बिल्कुल छल। जहां पे उसने स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज उसको यह पता था कि मेरे को सिर्फ यहां पे सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, मेरा कोई रिलेशन नहीं बनना, और उसने उस वक्त उस प्रॉमिस को किया है, तो वो एक फॉल्स प्रॉमिस मानी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट्स ने भी क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी है एफआईआर्स की। उन्होंने ये एक डिफरेंशिएशन फैक्ट्स को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये पता लगाया है कि किस तरीके से, अगर आप उन केसेस के फैक्ट्स देखेंगे तो उनमें आपको पता लगेगा कि क्या इसमें इनिशियली जो प्रॉमिस दी गई थी वो फुलफिल हो सकती थी। उस समय जब ये प्रॉमिस दी गई थी वो फुलफिल करने के लिए दोनों कोशिश कर रहे थे, या कुछ ऐसी सिचुएशन बाद में हुई जिस वजह से वह हो नहीं पाई। तो परिस्थितियां बदलती हैं, बिल्कुल परिस्थितियां बदलती हैं, कोर्ट उसको इंटरप्रेट करता है। तो कोर्ट ने इसको और लिबरल व्यू कर दिया है देखने के लिए, क्योंकि अब कोर्ट यह मानता है कि पहले एक सिचुएशन थी जब मानते थे कि जो फीमेल है, वुमेन है, उनको इतनी नॉलेज नहीं है या वो इतनी लिटरेसी में नहीं है, लेकिन अब वो साथ साथ कंधा मिला के चल रहे हैं, तो उनको एक कॉन्सिक्वेंसेस का पता है कि अगर हम किसी चीज की कंसेंट दे रहे हैं तो उस कंसेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो आप बाद में उसको ये बैकड्रॉप नहीं कर सकते कि यह कंसेंट सिर्फ इसलिए थी कि वो शादी करेंगे। आपने एक बार शादी के लिए कंसेंट दे दिया है तो कंसेंट कोई कंटिन्यूअस नहीं है, आपको हर चीज हर बार के लिए कंसेंट देनी पड़ेगी। कंसेंट ये नहीं है कि आपने एक बार दे दी तो कंसेंट लाइफ टाइम है या कुछ है, आप कभी भी अपनी कंसेंट से मुकर सकते हैं। तो उसी तरीके से उनको नॉलेज होनी चाहिए कि हम जिस रिलेशनशिप में हैं, अगर वो उस रिलेशनशिप में टाइम के साथ उन्हें पता चलता जाता है कि ये रिलेशनशिप किस तरफ हेड कर रहा है, आगे कुछ हो सकती है, बातें नहीं हो सकती हैं, एंड इवन देन वो उस रिलेशनशिप में रहते हैं, तो एक तरह से दोनों तरफ से कंसेंट है, चाहे उसे आप इंप्लाइड कंसेंट माने या उसको आप मौखिक रूप से कही हुई कंसेंट माने, लेकिन कुछ भी है उसके अंदर आपको सोच समझ करके फैसला। हाँ, तो कोर्ट यहां तक कहता है कि जब आपको एक नॉलेज है कि वह व्यक्ति जिसने आपको स्टार्टिंग में एक कंसेंट दी थी, सिर्फ इस आधार पे कि आपने उसको प्रॉमिस किया था मैरिज के लिए, वह जानता है कि अब समय ऐसा आ गया है, शायद ये शादी ना हो पाए, शायद ये रिलेशन नहीं बन सकता आगे, तो वो इसको एक रिवेंज की तरह यूज नहीं कर सकता इस लॉ को कि भाई आप यहां से जा रहे हो, मैं आपके बिना रह नहीं सकती, या मैं अब आपको हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रिवेंजफुल ये मसला तरीके से सबसे ज्यादा इसको जो है यूज वो यूथ से रिलेटेड है, बिल्कुल, और यूथ की एक अच्छी खासी तादाद हमारे साथ है, सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहूंगा कि अब उनके जो सवाल हैं उनको भी आज इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। जी, आपके क्या सवालात हैं और किनसे आप पूछना चाहते हैं? सबसे पहले आप बताएं। मेरा प्रश्न ये है कि प्रॉमिस टू मैरिज के वक्त किसी ने प्रॉमिस किया और उस दौरान दे कंसीव्ड अ चाइल्ड, तो सर उस बच्चे का क्या होगा यदि बाद में पता चला कि वो प्रॉमिस फेक था या कुछ भी था, तब उस बच्चे के साथ क्या होगा? देखिए, इस पे काफी जजमेंट्स आई हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी, हाई कोर्ट्स की भी। लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी बच्चा पैदा होता है या किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में बच्चा पैदा होता है जो कि प्रायर टू मैरिज है, तो उसमें बच्चे के साथ क्या होता है, वो एक तरह से इलिजिटिमेट चाइल्ड की कैटेगरी में रहेगा और मदर के पास ही उसकी पूरी गार्जियनशिप रहेगी, क्योंकि मदर इज अ नेचुरल गार्जियन। लेकिन वो फादर से, जो भी उसका बायोलॉजिकल फादर है, उनसे वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं
उसके रिलेटेड, उसकी मेंटेनेंस, चाइल्ड की मेंटेनेंस के रिलेटेड। इसके अलावा अभी कोई प्रोविजन लॉ में ऐसा है नहीं कि उस बच्चे का कोई इनहेरिटेंस का राइट नहीं रहेगा फैमिली में, उस बच्चे के पास और कोई राइट नहीं होएगा अनटिल एंड अनलेस वो दोनों मदर और फादर की शादी हो जाती है। थैंक यू सर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला सवाल किसका है, कौन पूछना चाहते हैं? My name is Kunal, and my question is that where such amendment can be added when you said that it will amount to breach of contract, will it now be amended in civil or criminal, being an exception to rape? So where will it will be? 2013 के पहले ये सेक्शन 90 में आता था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 90 में रीड इनटू किया था, मगर 2013 का अमेंडमेंट जो हुआ है क्रिमिनल लॉ में, उसके बाद अब कंसेंट की डेफिनेशन वो 375 में ही उन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो अब जब हम प्रॉमिस टू मैरी रेप केस को देखेंगे और ये अंतर इसको समझना चाहेगा कोर्ट कि ब्रीच है कि फॉल्स है, तो वो 375 से ही देखेगा। पहले 90 से देखता था, अब 375 से देखेगा। माय नेम इज हर्ष करौलिया। मेरा क्वेश्चन ये है, जब अभी सर ने ऐसे बोला कि वुमेन एंड मेन आर इक्वली वर्किंग, इक्वली टेकिंग स्टैंड इन द सोसाइटी, तो जब अभी हम इतनी सारी बात कर रहे थे तो इसमें सिर्फ मेन की तरफ से प्रॉमिस हो रहा था। व्हाट इज द टेक ऑफ वुमेन? क्योंकि जैसे प्रोसिक्यूट्रिक्स की जो टेस्टिमनी होती है उसको हम शाल प्रेज्यूम में ले लेते हैं कि हाँ भाई उसने जो बोला है तो उसको एक कंक्लूसिव प्रूफ तरीके से माना जाता है, अगर कोई कॉन्ट्ररी बात ना हुई हो। तो इसमें वुमेन का क्या टेक होगा? जो लॉज रिलेटेड टू रेप है उसमें कानून जो कहता है ओनस ऑफ प्रूफ, जो आपने पढ़ा होगा, उसमें वो डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है कि वुमेन को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इफ दे हैव अलेज्ड अ रेप अगेंस्ट अ मैन, तो इट इज द ओनस ऑन द मैन टू प्रूव दैट दे हैवंट कमिटेड। ये क्रिमिनल लॉ के बिल्कुल जूरिस्प्रूडेंस के एक तरह से आप एक्सेप्शन मान के चलिए। क्रिमिनल लॉ कहता है कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। लेकिन जब केस आता है 375, 376 रेप केसेस, 354 जहां क्राइम रिलेटेड टू वुमेन है, वहां पे ये एक्सेप्शन आ जाती है। वहां पे इसमें जो अक्यूज्ड है उसको यह प्रूव करना पड़ता है कि उसने यह कार्य नहीं किया, या जिस तरीके से तथ्य को बताया गया है वह तथ्य उस तरीके से नहीं है। जहां तक की बात यह है कि अगर प्रॉमिस से बैकआउट फीमेल करती है तो मेल क्या करे, तो उसका सिर्फ एक ही प्रावधान है जो आप कानूनी रूप से सिविल लिटिगेशंस में जा सकते हैं, दैट यू कैन टेक समथिंग, रिकवरी सूट डाल सकते हैं, चीटिंग में जा सकते हैं, फ्रॉड के ऊपर एफआईआर करा सकते हैं। इसके अलावा और अभी कोई भी इसमें प्रावधान। मैडम कुछ कहना चाहती हैं तो मैं चाहूंगा मैडम अपने भी जो कुछ कहना चाहती हैं वो शामिल करें, क्योंकि मुस्कुरा रही हैं काफी देर से, तो जरूर मैडम के पास कुछ है कहने के लिए। तो जो ये प्रिजम्पशन, शैल प्रिज्यूम की आपने बात करी, ये शैल प्रिजम्पशन जो है वो 114A में है, जहां तक मुझे याद है। तो ये जो शैल प्रिज्यूम है ये सारे रेप केसेस में नहीं होता। ये अब 2013 अमेंडमेंट के बाद सिर्फ A to M, वो उन्होंने शायद M तक है या मुझे याद नहीं है, मगर हाँ कुछ केसेस जो 114A में जो इल्यूसिड जो दिए हुए हैं, सिर्फ उन केसेस में वो ये शैल प्रिज्यूम होता है। तो ये एक चीज है जो हमें समझनी है कि हर रेप केस में शिफ्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं हो जाता। ये शैल प्रिज्यूम या जो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है ये सिर्फ उन केसेस में है जो 114A में लिखा हुआ है। तो ये एक चीज है जो बहुत नुआंस्ड है और इसको हमें समझने की जरूरत है। सर मेरा नाम पंकज है, और जैसे अभी मेरे फ्रेंड ने पूछा था क्वेश्चन मेंटेनेंस का प्रॉमिस टू मैरी में, तो अगर ऐसा होता है कि कोई पर्सन प्रॉमिस टू मैरी करता है किसी वुमेन के साथ और वो या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो किसी और कंट्री चला जाता है, तो बाद में वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम वगैरह अगर करेगी, जैसे उसका बच्चा हो गया, जैसे उन्होंने कंसीव किया एक चाइल्ड को, तो उसकी मेंटेनेंस फिर कौन देगा? देखिए इसमें जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ बायोलॉजिकल फादर से कर सकते हैं, इसके अलावा आप मेंटेनेंस किसी से क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी शादी हो जाती है तो हमारे कानून में प्रावधान है कि आप मेंटेनेंस उनके अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी ले सकते हैं, लेकिन विदाउट मैरिज सिर्फ हस्बैंड, बायोलॉजिकल फादर ऑफ द चाइल्ड इज लायबल टू मेंटेन द चाइल्ड। तो सिर्फ मेंटेनेंस आप उन्हीं से ले सकते हैं, इसके अलावा आप किसी से मेंटेनेंस नहीं ले सकते।
तो ये तमाम सवाल जो थे, मुझे लगता है कि नौजवानों के जो दिल में और दिमाग में उनके सवाल थे वो हमने शामिल किए और ज़रूर उसका हल भी कुछ ना कुछ उनको मिल गया होगा। आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हमारी कोशिश थी कि आज जो नौजवान तबका आज डिजिटल इंडिया में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो मसले पेश आ रहे हैं उसके तहत ये बहुत अहम हो जाता है कि इस प्रॉमिस टू मैरिज को समझना हम सबके लिए कितना ज़रूरी है। आज की इस पेशकश से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी हासिल की होगी। आप अपने राय मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं और आज की इस पेशकश को हमें यही मुकम्मल करना होगा। मैं अब तमाम मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करते हैं। इजाज़त दीजिए, आदाब। आज हम जानेंगे कि काम की जगह पर पोश एक्ट 2013 का मकसद क्या है। हिंदुस्तान में इससे मुतालिक कानून साजी काम की जगह पर खवातीन की जिनसी हरासानी, रोकथाम, मुमानियत और इजाला एक्ट 2013 पोश एक्ट है। इस एक्ट के नतीजे में खवातीन काम पर जिनसी हरासानी से महफूज हैं। मजीद बरा ये जिनसी हरासानी की शिकायत को रोकने और उनके इजाले के लिए फराहम करता है। ये